हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 3। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। जैसे कि हम लिखने जा रहे हैं, ड्यू टू अ करंट carrying circular coil at a point on its axis। कैसे? इसके लिए फिगर हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और ये आगे एक्सटेंड कर रहा है, ये जेड एक्सिस। किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग कहां रखते हैं? तो एक्स वाई प्लेन में रखते हैं। कैसे रखते हैं एक्स वाई प्लेन में? सच दैट इट्स सेंटर लाइज एट द ओरिजिन। इसका सेंटर ओरिजिन पर आ जाता है। ये करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग ऐसे ऐसे प्लेस करते हैं। इट हैज बीन प्लेस्ड, दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल थ्रू व्हिच करंट आई इज पासिंग, एंड रेडियस ऑफ दिस कॉइल, the radius of this coil is r. Now it has been placed in xy plane such that its center lies at the origin. So therefore automatically z axis will become the axis of the coil. फिर से एक बार सुने, ये कोई करंट कैरिंग कॉइल है जिससे करंट आई पास कर रहा है, इसका रेडियस r है। इसको हमने कहाँ रखा है? xy प्लेन में। इस तरह से रखा है xy प्लेन में ताकि इसका सेंटर कहां पर लाई कर जाए? ओरिजिन पर लाई कर जाए। अगर सेंटर इसका ओरिजिन पर लाई करेगा और ये एक्स वाई प्लेन में होगा तो इसका एक्सिस कौन बनेगा? जेड एक्सिस बन जाएगा। ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस विल बिकम इट्स एक्सिस। अब यहां पर इसके जेड एक्सिस पर, यानी इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं P00Z। 00Z का मतलब किसी भी एक्सिस पर उसका अपना तो कोऑर्डिनेट होता है, बाकी कोऑर्डिनेट, बाकी एक्सिस के कोऑर्डिनेट जीरो हो जाते हैं। तो जेड एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट रहेगा। तो इसीलिए उस पॉइंट को कहते हैं 00Z। जैसे कि ये हो गया। सपोज ऐसा है, ये यहां पर हमने लिया, ये दिस इज द पॉइंट P, और इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है 0 0 Z है इसका। ये कोऑर्डिनेट हो गया P पॉइंट का, यानी इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो Z है। फिर क्या करेंगे? इस जैसे बाकी में हम करते आए हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को छोटे 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 एलिमेंट में हमने बांट दिया, यहां भी हम क्या करेंगे? पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल को छोटे 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 एलिमेंट में हम लोग बांट देंगे। एक ऐसा ही एलिमेंट लेते हैं। ये एलिमेंट क्या है? ये देखते हैं यहां पर, ये एलिमेंट है छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ है DL, और इससे करंट क्या पास कर रहा है? I। तो ये हो जाएगा करंट एलिमेंट IDL। अब करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। दिस विल बी
द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, करंट एलिमेंट को P पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ये ज्वाइन कर दिया, और करंट एलिमेंट से P पॉइंट तक को ज्वाइन करने वाले डिस्टेंस को हमने छोटे वाले r से रिप्रेजेंट किया है, तो ये छोटा वाला r हो गया। वैसे ये छोटा वाला r क्या होगा, तो ये देखते हैं, ये देखिए z एक्सिस और जो इसका रेडियस जो है प्लेन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका स्मॉल r, छोटा वाला r जो है यहाँ हाइपोटेनियस है, तो पैथागोरस से ये छोटा वाला जो r होगा, दिस विल बी इक्वल टू ये बड़ा वाला r का स्क्वायर प्लस ये z का स्क्वायर, ये हो जाएगा। छोटा वाला r निकाल लिया। अब ऐसा है, किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होगा, जिस सर्कुलर फॉर्म का जो सेंटर होगा वो करंट एलिमेंट का ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट करंट एलिमेंट का, और इसका रेडियस ये हो जाएगा। यानी सर्कुलर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहीं पर भी, तो सर्कुलर में टेंजेंट के डायरेक्शन में, एट कोई पाथ, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उस वहां पर हम ये कह सकते हैं, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होता है टेंजेंट की तरफ होता है, और टेंजेंट जो होता है उस सेंटर से जो रेडियस हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो जहां पर वो टेंजेंट है और सेंटर से रेडियस को ज्वाइन करते हैं, वहां पर ये 90 का एंगल बनाता है। यानी हम ये कह सकते हैं, टेंजेंट इज एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, टेंजेंट ड्रॉन इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, और रेडियस ड्रॉन टू द सर्कमफेरेंस where the tangent is drawn that is perpendicular। तो यहां भी हम ये कहेंगे कि ये जो सर्कुलर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका सेंटर ये होगा, रेडियस छोटा वाला r होगा, ये जो सर्कुलर फॉर्म होगा जहां पर टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा ना वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो रेडियस है इसके ठीक 90 डिग्री के डायरेक्शन में ये दिखाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर ये dB होगा। This dB is the magnetic field due to a small current element ideal। ये कैसे होगा, राइट हैंड palm रूल से होगा। मतलब करंट तो ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, करंट अगर ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, सर्कुलर फॉर्म में। लार्ज सर्कल होगा, ये सर्कल ऐसे होगा, ऐसे होगा। यानी जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है, नीचे जगह कम होने की वजह से यहां से दिखा दिए हैं, लेकिन ये एज्यूम कीजिए उतना ही नीचे है ये। मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर फॉर्म होगा, उस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड dB है। अब यहां पर हम कहते हैं कि ये एंगल अपने तरफ से लेट कर लेते हैं कि ये एंगल जो है अल्फा, या ये एंगल अल्फा है। सबसे पहले dB की वैल्यू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, according to बायोट-सावर्ट लॉ, magnetic field at P magnetic field at P means 0 0 Z due to a small current element, a small current element ideal is dB is equal to mu naught I dl sin थीटा।
थीटा यहां पर क्या होगा, ये करंट एलिमेंट, लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू दैट पॉइंट P, इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये है थीटा, और ये थीटा इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। जैसे ये करंट एलिमेंट हो गया ये, और ये लाइन ऐसे होगा, तो ये 90 का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल। तो साइन थीटा, थीटा के बदले क्यों ना यहां पर हम लोग लें 90 डिग्री डायरेक्ट पुट कर देते हैं। साइन ऑफ 90 डिग्री दैट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा है, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, स्मॉल आर के बदले ये वैल्यू पुट करते हैं, रूट के अंदर बड़ा वाला आर का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई, छोटा वाला आर का स्क्वायर का मतलब रूट विल डिसअपियर फ्रॉम हियर, इट इज कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट IDL। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को दो भाग में रिजॉल्व करते हैं। एक तो हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, दैट इज dBz इज इक्वल टू dB cos अल्फा। और दूसरा हो जाएगा नॉर्मल टू जेड एक्सिस, नॉर्मल टू जेड एक्सिस यानी इस dB का इसके डायरेक्शन कंपोनेंट dBz cos अल्फा, dBz इज इक्वल टू dB cos अल्फा। दूसरा होगा 90 डिग्री के डायरेक्शन में, ये एक्सिस के, जेड एक्सिस के 90 डिग्री के डायरेक्शन में, ये dBn। तो dBn दिस मच। नाउ this magnetic field has two components, as dBz is equal to dB cos alpha, other is normal to z axis, and dBn this is equal to dB sin alpha. This dBn is equal to dB sin alpha is this one, ये है ये dBn is equal to dB sin alpha। अब यहां से हम लोग क्या सब देखते हैं, इनको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले टोटल नॉर्मल कंपोनेंट निकालते हैं, फिर हम लोग जेड एक्सिस के डायरेक्शन में देखेंगे। जैसे कि टोटल नॉर्मल कंपोनेंट of the magnetic field, it is a Bn. It is obtained by integrating dBn along whole of the circular coil. Now this is equal to total of dB sin alpha along whole of the circular coil. This will be equal to 0 by symmetry by
बाय सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि जैसे कि यहां पर जो आइडियल है इसके वजह से नॉर्मल कंपोनेंट dB n इक्वल dB sin अल्फा यहां है, ठीक इसका उल्टा यहां से यहां जो होगा छोटा सा एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से नॉर्मल कंपोनेंट dB n इक्वल dB sin अल्फा इधर होगा। तो ये dB sin अल्फा और ये dB sin अल्फा दोनों क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सिमिलरली यहां पर जो होगा छोटा सा नॉर्मल कंपोनेंट, ये यहां जो छोटा सा करंट एलिमेंट होगा आइडियल, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल कंपोनेंट यानी dB sin अल्फा इधर होगा। सिमिलरली ठीक इसके नीचे इधर जो होगा इसके वजह से अंदर हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, मतलब अगर ये जेड एक्सिस है, इधर का नॉर्मल कंपोनेंट dB sin अल्फा, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ जो करंट एलिमेंट है छोटा सा करंट एलिमेंट, इसके वजह से नॉर्मल कंपोनेंट ये, ठीक उल्टा यहाँ जो नॉर्मल छोटा सा एलिमेंट है उसके वजह से नॉर्मल कंपोनेंट ये दोनों कैंसिल कर लेगा। फिर यहाँ जो होगा छोटा सा एलिमेंट उसके वजह से dB sin अल्फा इधर होगा, यहाँ जो होगा उसके वजह से इधर होगा। इस तरह से टोटल सर्कुलर लूप की वजह से जो टोटल नॉर्मल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट टू द जेड एक्सिस, दैट विल दे विल कैंसिल टू वन अनदर, एक दूसरे को सारे कैंसिल कर देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जिसको कहते हैं बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री का मतलब एक साइड में अगर पॉजिटिव तो ठीक उल्टा उसके दूसरे साइड का नेगेटिव होगा, दोनों एक दूसरे को, दोनों ही वेक्टर कैंसिल कर देता है, तो नेट जीरो। तो इट मींस वी कैन से दैट देयर इज नो एनी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो इट मींस वेयर वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के अलोंग ही होगा, यानी एक्सिस के अलोंग, यानी dB z इक्वल dB cos अल्फा। तो देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ एक्सिस, बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सिर्फ एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो एक्सिस के अलोंग हम लोग निकालते हैं जो कि क्या है, dB z इक्वल dB cos अल्फा। ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से है, पूरे कॉइल की वजह से क्या होगा, इसी को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि देखते हैं। तो देयरफॉर the magnetic field will be only along the axis of the coil, and this is total magnetic field along its axis yani Bz. It is obtained by integrating dBz along whole of the circular coil. This is equal to dB is equal to what, dB cos alpha along whole of the closed coil, यानी Bz इज इक्वल टू dB, dB के बदले ये वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट I dl दैट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हो गया। और साथ साथ यहां पर cos अल्फा, ये तो dB की वैल्यू हमने पुट किया है, cos अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। cos अल्फा का कहां से कैसे पुट करते अभी जस्ट देख रहे हैं। cos अल्फा का वैल्यू ये ऐसे निकालते हैं, ये Bz हो गया, म्यू नॉट I dl दैट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अल्फा कहां कहां से आएगा, हम थोड़ा क्लास 10th की 9th की ज्योमेट्री देखते हैं। अगर ये एंगल अल्फा है और ये जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, और यहां पर ये टोटल एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है, जिसमें से ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फा हुआ तो वापस ये फिर हमें क्या मिलेगा, अल्फा मिल जाएगा। और ये अल्फा हो गया तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा,
90 माइनस अल्फा होगा तो इसका मतलब ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो यहां से कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस कैपिटल आर अपॉन हाइपोटेनियस छोटा वाला आर, यानी कैपिटल आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस आर अपॉन छोटा वाला रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां से ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई ये दोनों को एक साथ करेंगे, ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 3/2 और इंटीग्रेशन में जो सिर्फ रह गया ये टोटल ऑफ ये डीएल। टोटल डीएल का मतलब ये हो गया, ये यहां से चलेंगे पूरा राउंड ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल यानी 2 पाई आर। इंटीग्रेशन मीन्स टोटल, तो टोटल डीएल इज 2 पाई आर। So we can say that this entire of this is equal to 2 pi r. So Bz is equal to total magnetic field at the point P is equal to mu naught I r upon 4 pi r square plus z square का पावर 3/2। टोटल डीएल इज 2 पाई आर। अब यहां से इस पाई पाई को कैंसिल करेंगे, 2 यहां से काटेंगे, ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा हमें Bz इज इक्वल टू, इस पाई पाई को काट दें, ये जो 2 है इसको भी काट दें तो ये 2 हो रह जाएगा, मतलब ये हो गया म्यू नॉट आई आर इंटू आर से आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। दिस मच टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अगर ये यहां पर Z इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब सेंटर ऑफ द कॉइल पर पहुंच जाए, फिर क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो यहां लिखते हैं एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, at the center of the coil Z is equal to 0। at the center of the coil Z is equal to 0 हो जाएगा। at the center of the coil Z is equal to 0 हो जाएगा। B0 is equal to what? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन Z के बदले 0, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2r3, जिसमें से ये 2r इसमें से कैंसिल आउट कर दें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस इज इक्वल टू, इसको कि जैसे आप हटा देते हैं, at the center of the coil magnetic field B naught is equal to mu naught I upon 2r। this much Weber per meter square or Tesla।
अब यहां पर कुछ ऐसा है कि ये एक टर्न हुआ, अगर कॉइल का एन टर्न्स, कॉइल का एन टर्न्स होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एन, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर द एन टर्न्स ऑफ द कॉइल, for the n turns of the coil, for the n turns of the coil, magnetic field B naught is equal to n times mu naught I upon 2R. This much Weber per meter square or Tesla. This much Weber per meter square or Tesla. Now, this is the complete circle. For the complete circular coil, magnetic field will be mu naught I upon 2R. For the single turn, for n turns it is n times mu naught I upon 2R. If the circle is semicircle, it means the circular coil is half of the circle. Current is flowing like this, and here is the diameter of the semicircle, center point of the diameter of the circle. It means if this is a complete circular coil, then this is the half portion of this coil. So what will be the magnetic field here? At this point, magnetic field will be half of mu naught I upon 2R. If it has n turns, that will get multiplied by n, yani half of n mu naught I upon 2R. Suppose you have been given a circular current carrying coil, a part of the circular current carrying coil that makes an angle alpha at its center. Suppose we are taking this is current is coming like this, and then current is passing through this, current is going in this way. Suppose this arc makes an angle alpha at the center, then what will be this? For complete circular coil, that is for complete arc, that is for 2 pi angle at the center, 2 pi angle, magnetic field at the center this is equal to mu naught I upon 2R. So therefore, for unit angle, magnetic field B is equal to mu naught I upon 2R into alpha, 2R into this is mu naught I upon 2R divided by 2 pi.
So when this 2 pi that will come in the denominator, it will be 2 to the 4 pi r. So therefore, for alpha angular arc, magnetic field at the center, that will be equal to mu naught I upon 4 pi r into alpha. Yani it means we can say that at this point here, the magnetic field B will be equal to mu naught I alpha upon 4 pi r. This much Weber per meter square or Tesla. Now we are taking a question. एक क्वेश्चन लेते हैं जो जेईई मेन में कभी आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ऐसे है, मतलब ये हुआ ये ऐसे है, यहां से ये जो आर्क है, ये एंगल जो बना रहा है यहां पर, ये एंगल, ये अल्फा एंगल बना रहा है। यानी अल्फा एंगल का ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। इन आर्क का रेडियस कुछ इस तरह से, ये जो रेडियस है ये ए है, ये रेडियस जो है ये बी है, और यहां पर ये जो आर्क है ये भी आर्क है, ये जिसका ये आर्क, इसका रेडियस सी है। अब यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे? इसमें ऐसा है, जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट आई पास कर रहा है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन होगा जैसे ये जो पॉइंट है, यहां पर एक प्लेन हम लोग ड्रॉ करें, ये प्लेन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? ये ऐसे है, आर पार प्लेन है, मतलब ये प्लेन ऐसे। फिर इसी तरीके से नीचे में प्लेन ले लेते हैं, ये प्लेन है, ये दोनों पैरेलल प्लेन के बीच भी है, बीच में ही इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ ये बीच वाले रीजन में होगा। तो जब हम बात करते हैं इस पोर्शन की, ये पोर्शन, ये स्ट्रेट पोर्शन, यहां से यहां तक की बात करते हैं, यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये जो पॉइंट ओ है ये टेंजेंट के बियॉन्ड हो जाता है, दिस इज द पॉइंट। तो ये यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसके बियॉन्ड आता है, यानी इस पोर्शन की वजह से, इस पोर्शन की वजह से इसमें जो करंट आ रहा है, इस पोर्शन की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसी तरीके से ये जो पोर्शन है इसके वजह से यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये जो पोर्शन है इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन, इसके वजह से भी यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहां खुद कंडक्टर टच कर रहा है। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सिर्फ ये आर्क वाले करंट पोर्शन की वजह से, करंट कैरिंग पोर्शन, ये आर्क पोर्शन की वजह से, इसके वजह से होगा।
अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, ये जो है ये इसमें करंट ऐसे गया तो राइट हैंड पाम रूल से करंट अगर ऐसे जा रहा है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। फिर ये जो आर्क है, ये आर्क, इसमें करंट राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, ये करंट का थंब के डायरेक्शन में करंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। फिर ये जो आर्क है इसके वजह से फिर करंट ऐसे गया तो राइट हैंड पाम रूल से करंट के डायरेक्शन में थंब को रख करके ये हमारा जो फिंगर टिप्स है अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब ये हुआ, ये जो आर्क है इसके वजह से अंदर, फिर ये आर्क की वजह से बाहर, और ये आर्क की वजह से फिर अंदर, यानी दो अंदर की तरफ है ये और ये, इसके वजह से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इन द इनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो है इसके वजह से बाहर की तरफ होगा। तो दो सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम लोग यहां पर माइनस कर देते हैं। इस तरह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने देखा था अल्फा वाले पोर्शन के वजह से जनरल फार्मूला फॉर द अल्फा वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, अभी जनरल फार्मूला हमने देखा था म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R, ऊपर में हमने अल्फा निकाला था, अल्फा आर्क पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो ऐसा है यहां जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो इस पोर्शन की वजह से जिसका रेडियस ए होगा, तो बी ए का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क हुज रेडियस इज ए। फिर यहां से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क बी, पर ऐसा है बी वाले वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन उल्टा है, तो इसको क्यों ना हम माइनस साइन ले लेते हैं, इसको माइनस साइन में दिखा देते हैं। फिर ये सी वाले फिर अंदर की तरफ होगा तो ये प्लस BC कर देते हैं। अब इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये होगा म्यू नॉट I, करंट सेम पास कर रहा है, अल्फा सेम इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर ऑफ द आर्क पर, दैट अपॉन 4 पाई, यहां R के बदले हो जाएगा A। फिर बी वाले की वजह से होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, B हो जाएगा इंटू अल्फा। फिर ये प्लस में प्लस ये BC वाले वजह से हो जाएगा म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 पाई C। मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अल्फा कॉमन ले लें, दैट अपॉन 4 पाई भी कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई A माइनस 1 बाई B प्लस 1 बाई C। ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, दिस मच वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हेलो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू।